गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है पासी वसुंधरा नरेंद्र। मैं चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला की शिक्षिका हूँ। आज हम पढ़ेंगे राज्य शास्त्र का पाठ अंतरराष्ट्रीय समस्याएं। अंतरराष्ट्रीय समस्याएं और राष्ट्रीय समस्याएं हमारे देश से जो जुड़ी होती है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय समस्याएं। और देश से और पूरे विश्व में जो समस्याएं होती होगी, जैसे कोई भी देश अगर वो विकसित है अविकसित है, तो हर एक देश की जो भी समस्याएं हैं वो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं में होती है। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं में क्या अंतर है, सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है। क्योंकि राष्ट्रीय समस्या क्या है, जैसे हमारे देश, क्योंकि हमारा देश विकासशील है तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी आंतरिक समस्याएं हैं। उनमें से एक गरीबी है, निरक्षरता है, फिर दूसरा है कमजोर वर्ग मतलब जैसे अगर देख सकते हैं हम लोग, स्त्रियां, महिला, बच्चे, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनसे जुड़ी हुई है, तो ये एक राष्ट्रीय समस्या है। उसी के साथ साथ सार्वजनिक स्वच्छता, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ सफाई अभियान शुरू किया है, तो वह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसका निवारण करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। उसी के साथ साथ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का अर्थ है कि अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो। हमारे देश ये हिंदू प्रधान देश है, परंतु जिनकी संख्या कम है, अन्य धर्मों की संख्या कम है, उनका संरक्षण करना, उनके अधिकारों को देना, उनको संभाल कर रखना, ये भी एक समस्या है कि उनको उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, उनको पूरा अधिकार मिले। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं। अब आज हम लोग देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय समस्याएं क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय समस्याएं बच्चों ऐसा है कि विश्व के हर एक देश से जुड़ी हुई होती है। जैसे एक अहम समस्या का नाम है आतंकवाद। आतंकवाद ये पूरे विश्व इससे परेशान है, क्योंकि ये एक कोई एक धर्म, एक जाति, एक विशेष वर्ग का काम नहीं है। फिर दूसरा है मानवाधिकार हनन। तीसरा ओजोन की परत पतली होना, पर्यावरणीय हाश मतलब नाश होना, शरणार्थियों का पुनर्वसन। तो आज हमारे इस पाठ में हम लोग अंतरराष्ट्रीय समस्याओं से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं तथा उसमें निम्नलिखित जो भी समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद, मानवाधिकार हनन, इसको बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिछले वाले लेसन में हम लोग ने पढ़ा था, वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था। मानवाधिकार, मानवाधिकार ये है कि हमारा जब संविधान बना 1950 में, तो उसमें मानवाधिकार नामक एक कानून बनाया गया कि कोई भी मनुष्य जो भी जन्म लेता है वो जन्म से पूरी तरह मुक्त है। मतलब कोई उसके ऊपर अपना कब्जा नहीं जमा सकता या उसका शोषण नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात ये है कि मतलब उसका कोई हनन नहीं कर सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये सारी जवाबदारी सरकार की है। तो सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए मानवाधिकार सुरक्षा कानून, जो कि 1993 में भारत ने लागू किया। इस कानून के साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, ये दो आयोग का गठन किया गया, जिसकी वजह से अगर मानव या मनुष्य या हम और आप, हमें से कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो इस आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसे उचित न्याय दिया जाता है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है हमारे पर्यावरण की। आज जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम किस मुसीबत से या किस परेशानी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कोरोना काल में। तो ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही इस समस्या से जूझ रहा है, विश्व के लगभग हर एक देश इस समस्या से जूझ रहा है। तो ये एक क्या है, कोरोना भी ये क्या, अगर हम लोग मान के चले तो ये पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो आज हम अभी के लिए फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय हर्ष। पर्यावरण का विनाश किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से उसका प्रभाव हम और आप और साथ ही साथ हमसे जुड़े लोगों पर और जानवरों पर, पर्यावरण पर, निसर्ग पर किस तरीके से पड़ रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो सुरक्षित पर्यावरण है, ये माना गया है कि वर्तमान काल में मानवाधिकार
इस अवधारणा को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देकर इसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार माना गया है। मतलब सुरक्षित पर्यावरण यह भी एक मानव अधिकारों में से एक है। अब पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता होने की वजह से और औद्योगिकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा हेतु 22 अप्रैल 1970 में प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया गया। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। तो यदि अगर हमारी पृथ्वी सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है, क्योंकि आज हम बिना खाए पिए रह सकते हैं, परंतु हवा पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते, जीवन अपना यापन नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी इसकी बहुत ही ज्यादा मतलब जीने के लिए ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर हम लोग देखेंगे तो। फिर अब उसके बाद जब ये 22 अप्रैल 1970 वसुंधरा दिवस मनाया गया, उसके उपरांत से ही ये जागरूकता हर एक देश में, हर एक लोगों में बढ़ाना शुरू किया गया, ताकि सभी लोग अपने साथ साथ पर्यावरण को लेकर सीरियस हो सके, या उनको सोचे समझे कि नहीं, पर्यावरण ये क्या है हमारे लिए, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर पर्यावरण के नुकसान की वजह से ही बहुत सारे पशु पक्षी नष्ट होते जा रही है, उनकी प्रजातियां नष्ट होते जा रही है, मनुष्य का जो जीवन है, जो अमूल्य है, वो भी पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण में से जो भी खनिज है या जो भी हमें प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से प्रदान प्रदान की गई है, वो सारी चीजें धीरे धीरे एक सीमा से बाहर खत्म होते जा रही। तो इस वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार किया गया, और साथ ही साथ इसको रोकने के लिए, पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए बहुत सारी ऐसे परिषदें भी बनाई गई। अब पर्यावरण को किस तरीके से खतरा होता है, उसके क्या-क्या कारण है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कारण है कि बढ़ता औद्योगिकरण। हम सबको पता है कि अभी 21st सेंचुरी है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां खुल रही हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। तो उस वजह से जो छोटी-छोटी बस्तियां हैं, गाँव हैं, ये पूरे-पूरे धीरे-धीरे खत्म होकर वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, नए-नए उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं, मशीनें चालू की जा रही है, तो इस वजह से औद्योगिकरण बढ़ रहा है। नो डाउट ये बहुत अच्छा सिम्पटम है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु उसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो पर्यावरण को एक बहुत बड़ा धक्का दे दिया जा रहा है, एक बहुत उसको नुकसान किया जा रहा है। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए ये भी एक बढ़ता औद्योगिकरण, ये भी एक खतरे की तरह ही है। ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाएँ, ऊर्जा उत्पादन के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो भी एक कारण बन रहा है कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। अब यहाँ हम देख सकते हैं बच्चे चित्र में कि औद्योगिकरण से निकलता हुआ धुआं किस तरीके से प्रदूषण को खराब करता है, और वही जो औद्योगिकरण, जो मशीनों में से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, वो सीधे जाकर नदी, तालाब इनमें मिलते हैं, जिसकी वजह से वो पानी दूषित होता है। अब वो दूषित पानी कहाँ-कहाँ पहुँचता है, हम और आप लोगों तक पहुँचता है, जानवरों तक पहुँचता है, यहाँ तक कि मछलियाँ जो पानी के अंदर रहती है, उनको भी यह नुकसान पहुँचाता है। तो इस तरीके से औद्योगिकरण हमारे लिए बहुत ही, और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब बाजू वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मशीनें होती है, जो कारखाने होते हैं, उसमें से यदि अगर कोई भी रासायनिक पदार्थ का विस्फोट हो जाए, या उसमें से तेल का रिसाव हो, प्राकृतिक जो गैस है उनका रिसाव हो, तो उसकी वजह से कभी-कभी ये आग भी का भी उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से अन्य पर्यावरण का नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो वाहन चलाते हैं हम लोग, आज हर एक घर में देखेंगे तो 1 से 2 वाहन मौजूद है, सब अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग करते हैं, परंतु इसका प्रभाव, अधिक प्रभाव पर्यावरण पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसी की वजह से अन्य तरह के प्रदूषण, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इस तरीके से अन्य प्रदूषण उसी कारण की वजह से बढ़ते जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग खाने-पीने का जो भी उपयोग
की वस्तुएं उपयोग में लाते हैं, यदि उससे जो रासायनिक पदार्थों का छिड़काव होता है, हाइब्रिड इंजेक्शंस लगते हैं, कि जो चीजें छोटी हम लोग को दिखती थी पहले, फल फ्रूट या भाजियां, वो अभी आकार में दुगनी हो गई है। तो वो सब किस वजह से होता है? अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करने से तथा कीटनाशकों का उपयोग करने से। फसलें तो अच्छी होती है, उत्पादन भी अच्छा होता है, परंतु उसी के साथ साथ मानव का जो स्वास्थ्य है वो भी पूरी तरह से बिगाड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे तत्व हमारे बीच में मौजूद है, और इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही है। तो हमें एकजुट होकर, जागरूक होकर उसको रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। अब ये कार्य अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। कि सबसे पहले अगर हमें पर्यावरण को नुकसान से बचाना है, तो हमारे और हम लोगों में तथा एक देश का दूसरे देशों में सामंजस्य तालमेल बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बिना एकजुट हुए, बिना एक स्तर पर आए, कुछ भी पर्यावरण का अच्छा नहीं हो सकता। तो अब ये पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरीके से सभी लोगों को इकट्ठा आना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। जैसे अभी एक वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है बच्चों की? पूरे हर एक देश दूसरे देश से जुड़कर व्यापार करते हैं या अपनी संस्कृति आदान प्रदान किया जाता है। तो एक वैश्विक मतलब पूरी विश्व स्तर पर इसका चलन है। तो अब जब हर एक देश वैश्वीकरण को खुले दिल से अपनाए हैं, तो इसी वजह से वैश्वीकरण का एक लाभ ये है कि एक देश दूसरे देश का सहयोग करते हैं। तो पर्यावरण को अगर हमें सुरक्षित रहना है, तो हमें वैश्वीकरण का फायदा उठाकर उस पर आगे बढ़ते रहना है। वैश्वीकरण के कारण ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर परस्परावलंबन की दूरदृष्टि से देखा जाता है। मतलब एक देश दूसरे देश से उसी तरह से जुड़ा हुआ है। अब यदि हमें पर्यावरण को बचाना है, वातावरण को बचाना है, तो जो प्रदूषित होने वाले तेल और गैस का रिसाव है वो पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये एक ही देश की सीमा पर स्थित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की ही ये समस्या है, ये अन्य देशों की भी समस्या है। तो हमें ये अपने देश तक सीमित न रखकर पूरे संपूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव पड़ता ही है, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। फिर तीसरा है, पर्यावरण की जो भी समस्या है वो सुलझाने के लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का पारस्परिक सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तब ही जाकर जो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं में से एक जो पर्यावरण की समस्या है वो जड़ से खत्म हो सकेंगी। फिर है बच्चों, पर्यावरण नष्ट होने के क्या क्या परिणाम होते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि पर्यावरण का नुकसान किस तरीके से होता है, क्योंकि देखो ज्यादातर सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, मृदा की उर्वरता शक्ति कम होना। उर्वरा शक्ति का ये होता है कि उत्पादन शक्ति, अगर हम यदि ज्यादा खादों का उपयोग करेंगे, ज्यादा कीटनाशक का उपयोग करेंगे, तो उसके वजह से जमीन भी ये क्या बन जाती है? बंजर जमीन बन जाती है, जिसकी वजह से मृदा मृदा मतलब होता है बच्चों मिट्टी, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है फसल उत्पादन करने की, वो धीरे धीरे कम होते जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि जमीन कुछ देने लायक बचती ही नहीं है, मतलब जमीन बंजर हो जाती है। फिर दूसरा है पानी की किल्लत। यदि पर्यावरण इसी तरह से बढ़ते जाएगा, नुकसान होते जाएगा, तो पानी की भी किल्लत होती जाएगी। और फिर क्योंकि अब पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, तो देखो हम लोग अभी आज ही कल में देखो बारिश हुई बच्चे, जबकि ये मौसम बारिश का नहीं है। ये सब किसके वजह से हो रहा है? अनबैलेंस हो रहा है, पर्यावरण की जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इस वजह से कभी भी बारिश हो रही है, धूप हो रही है, ठंडी हो रही है, बरसात हो रही है। तो ये पर्यावरण संतुलन नहीं है। तो ये पर्यावरण का संतुलन होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर वर्षा का समय, ठंडी गर्मी का समय ये निश्चित हो पाएगा। तो अगर पर्यावरण संतुलन है, तभी ही हमारी जो पानी की किल्लत है वो कम होगी, वर्षा सीमित और समय 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 पर आएगी, सभी मौसम समय समय पर आएंगे। तो इसके लिए पर्यावरण का संतुलन होना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा है एसिड वर्षा।
पर्यावरण ज्यादा दूषित होने के वजह से ये वाष्पीकरण द्वारा हर एक चीज क्या होती है, आसमान में जाती है और आसमान से वो बारिश के रूप में फिर से जमीन पर आती है। तो ये एक, अगर वाष्प के तौर पे वो तेल, वो गैसों का रिसाव, ये सब आसमान में पहुंचता है, तो उसी तरह से एसिड वर्षा का भी हम 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 पर असर पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। फिर तीसरा है नदियों समुद्रों का प्रदूषण। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले चित्र में देखा था कि नदियों और तालाबों में किस तरीके से गैसों और तेलों का रिसाव की वजह से आग भी लग सकता है। तो इस तरीके से नदी तालाब ये कभी कभी इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाते हैं कि ये सूखने लग जाते हैं, या तो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब ये नदियों की वजह से, नदी तालाब उसका पानी उपयोग में लाने से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे नए नए रोग उत्पन्न होते हैं। अगर अभी हम लोग देखेंगे तो न्यूज में अभी पक्षी मर रहे हैं, इसके वजह से भी फ्लू, ये सब वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। सारे जो दूसरे देशों से पक्षी हमारे देशों में आते थे, वो उनकी भी संख्या कम हो रही। तो इस तरीके से अगर पर्यावरण इसी तरह से दूषित होते जाएगा, तो हमारे यहाँ से जो भी पक्षी है, पशु है, उनकी जो जातियां हैं वो विलुप्त होती जाएंगी। तो वो एक तरह से हमारा नुकसान ही है। तो यहाँ पर नदी तालाब की वजह से, सूखने के वजह से या दूषित होने के वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं। उसके साथ साथ फिर ऐसे ये एक और रीजन है ओजोन परत। ओजोन परत का की परत जो क्षीण होना मतलब धीरे धीरे वो नष्ट होना। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है उसको डायरेक्ट सनलाइट अगर पड़ेगी तो हम वो नष्ट हो जाएगी पृथ्वी। तो इस वजह से ओजोन लेयर और पृथ्वी और सूर्य, इनके बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ओजोन लेयर की एक परत है, जिसके वजह से डायरेक्ट सनलाइट हम पर नहीं पड़ती है। तो उस तरीके से सनलाइट अगर हमारे पर डायरेक्ट पड़ेगी तो हमारा नुकसान होगा। तो ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत, ये पराबैंगनी जो किरणें हैं उससे हमें बचाती है। तो धीरे धीरे इस प्रदूषण के वजह से ओजोन लेयर की जो भी परत है वो भी घटती जा रही है। तो एक दिन अगर इसी तरह से पर्यावरण दूषित होते जाएगा, तो वो दिन कभी दूर नहीं होगा कि जब हमारा विनाश नजदीक है, विनाश हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रदूषण हमें बचाना है, प्रदूषण ये रोकना है हमें किसी भी कारण से। क्योंकि यदि प्रदूषण बढ़ते जाएगा, तापमान बढ़ते जाएगा, तो धीरे धीरे ओजोन लेयर का जो स्तर है वो हमें पराबैंगनी किरणों से सूर्य की वो बचा नहीं पाएंगी और हमारा विनाश निश्चित हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्यावरण ये बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके बहुत ही, अगर पर्यावरण नष्ट होता है, दूषित होता है, तो उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने भी पड़ सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अब ये पर्यावरण, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है, हमारी ही नहीं हर एक देशों की समस्या है, तो इस वजह से इन्हें सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को एक विषय मानकर बहुत सारी परिषदें की गई। जिसमें से हम लोग देखेंगे कि सब ये जो सम्मेलन है, ये जो परिषद है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बनाया गया, उसके पीछे कारण क्या है और उसमें कार्य क्या क्या किए गए। तो सबसे पहले है देखो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना और एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई। मतलब ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में किया गया था और इसमें 119 देशों ने अपना सहभाग दिया था और हर एक ने मान्य किया कि नहीं, धरती को बचाना ये सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य रहा और सभी देशों ने इसको सर्वमान्य किया। लगातार हो रहे पर्यावरण क्षरण, मौसम परिवर्तन एवं आपदाओं पर नियंत्रण हेतु पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में यह प्रथम वैश्विक प्रयास था। संक्षेप में पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान
केंद्रित करने में स्टॉकहोम सम्मेलन का योगदान निम्नलिखित है। अब ये सभी को पता है कि पर्यावरण की वजह से पर्यावरण के नुकसान की वजह से मौसम परिवर्तन, आपदाएं जैसे प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जो आपदाएं हैं, जो कि ये पर्यावरण ही इसके लिए जिम्मेदार है और उसी के वजह से ये आपदाएं भी आती है। तो ये सब की रोकथाम करने हेतु पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन में किस तरीके से कार्य किया गया था उसके बारे में जानकारी अभी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो बच्चे कि परिषद का स्थान कहाँ पे वो सम्मेलन लिया गया, कहाँ पे वो मीटिंग ली गई, कहाँ पे वो परिषद लिए गए, कौन से देशों में, कहाँ पर, उसकी जानकारी है। फिर दूसरा है कब ली गई, कौन से सन में, और उसमें वो परिषद में क्या क्या निर्णय लिए गए, उसके बारे में हम लोग बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले स्टॉकहोम स्वीडन, सबसे पहले 5 जून से 16 जून 1972 में इसकी प्रथम परिषद या सम्मेलन आयोजित किया, जिसके अंदर बहुत सारे निर्णय लिए गए। तो सबसे पहले तो एक मुद्दा बना कि प्रदूषण नियंत्रण हमें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण को मात देने के लिए सहयोग करना ये सभी राष्ट्रों की प्रथम जिम्मेदारी है। अगर हम प्रदूषण कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग पर्यावरण का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा है विकसित देश पर्यावरण ह्रास के लिए अधिक जिम्मेदार है, इसलिए विकसित देशों का आग्रह है कि पर्यावरण ह्रास रोकने की जिम्मेदारी विकसित देशों को लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विकास बढ़ता है उसी तरीके से प्रदूषण भी बढ़ता है, क्योंकि औद्योगिकरण ये जो विकास करने का सबसे बड़ा माध्यम है, ज्यादा प्रदूषण उसी की वजह से आता है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों ने ली और विकसित देशों ने यह भी निर्णय किया कि इसकी रोकथाम करना हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है अविकसित और विकासशील देशों से। सॉरी। तीसरा है वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति। वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये सभी राष्ट्रों का दायित्व है, सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है। इस निर्णय पर सभी लोगों ने सहमति प्रदान की गई और ये वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति बनी क्या, पर्यावरण। फिर दूसरा है रियो द जेनेरो, जो कि है ब्राजील में 1992 में द्वितीय सम्मेलन किया गया, जिसके अंदर निर्णय निकला स्थायी विकास की अवधारणा पर बल दिया गया। स्थायी विकास मतलब सस्टेन डेवलपमेंट, मतलब हमें निरंतर विकास करना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के लिए वो आउटकम हमने निकाला उसके बाद काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग सस्टेन वो चीजें हमें हमेशा के लिए स्थायी रूप से ही हमें पर्यावरण में विकास करना है, ऐसा निर्णय लिया गया। दूसरा है जैविक विविधता तथा उससे जुड़े अन्य विषय। अब जैविक विविधता क्या होती है, जैसे पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब जैविक विविधता है। अब इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अभी हरित वातावरण, जो शुद्ध वातावरण है उसका परिवर्तन, जंगल की रक्षा करना, ऐसे बहुत सारे विषय थे जिनके ऊपर समझौते इस परिषद में किया गया, जो कि ब्राजील में स्थित है। फिर है क्वेटा, जो जापान में है, 1997, इसमें बहुत सारा निर्णय लिया गया और इसमें विकसित देशों के लिए जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए और ये जो मापदंड थे वो पूरे 15 सालों के लिए लागू किया गया था कि इस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो अभी हमें उसे रोकना है। तब ये रोकने के लिए नियम कानून बनाए गए और ये नियम कानून पूरे 15 सालों तक लागू किए गए थे, जो कि पूरी तरह से विकसित देशों की जिम्मेदारी बनी। फिर है पेरिस, फ्रांस में 2015 में इसकी सभा सम्मेलन बुलाई गई थी और उसमें भी बहुत सारे निर्णय लिए गए। अब निर्णय कौन कौन से थे कि सभी राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन रोकने का प्रयास करना है।
ऐसा नहीं है कि ये विकसित देशों का ही काम है, अविकसित देशों का काम है कि विकासशील देशों का काम है, ये हर एक देश का काम है। तो इस वजह से हर एक देश को प्रयास करना है कि किस तरीके से हम लोग जलवायु को की रोकथाम कर सके। फिर दूसरा है कि तापमान वृद्धि रोकना। अब पारस्परिक, क्योंकि तापमान की जो वृद्धि है वो कैसे रोक सकते हैं हम, बिना किसी सहयोग से वो नहीं रुकेगा, क्योंकि ये वैश्विक समस्या है, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो हर एक देश को रोकने तापमान वृद्धि रोकने का प्रयास हर एक देश को करना ही जरूरी है, और इस प्रयत्न में विकासशील देशों ने भी बहुत मदद की। फिर अब ये जो स्टॉकहोम परिषद थी, इतनी जो परिषद हमने पढ़ी, स्टॉकहोम स्वीडन, रियो डी जेनेरो जहां ब्राजील में, जापान में, फ्रांस में, ये जो सारे निर्णय लिए गए, अब इसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई वो हम लोग देखेंगे। इसका बहुत फायदा भी हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्योंकि हर एक सिक्के का दो पहलू होता है बच्चों, एक छापा और एक काटा। उसी तरह से हर एक चीज का एक अच्छा इफेक्ट भी होता है और एक बुरा इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी होता है और गुड इफेक्ट भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले ये है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये जो संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया कि हम लोग को क्या करना चाहिए, पर्यावरण कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिस वजह से आयोजित किया गया ताकि सभी लोग पर्यावरण को लेकर जागरूक हो सके, सभी लोग इस बारे में सोचे, और फिर इसकी रोकथाम करने के लिए, प्रदूषण रोकथाम करने के लिए भी उनकी जिम्मेदारी बढ़े। दूसरा है, जो भी पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे जो समझौते थे वो कारगर सिद्ध हुए, बहुत सारे समझौते हुए ताकि पर्यावरण को पूरी तरह से रक्षा की जा सके। फिर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भी पर्यावरण संबंधी बहुत सारे आंदोलन व्यापक रूप से सामने आए, बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, ताकि ये जो पर्यावरण नुकसान हो रहा है वो पूरी तरह से उसकी रोकथाम की जा सके। फिर अब ये जो स्टॉकहोम की जो सभाएं थी, परिषद थी, इसका एक फायदा ये हुआ कि इसमें बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं भी जुड़ी थी, जिस वजह से उन्होंने भी मदद करने का सोचा, और जो गैर सरकारी संगठन थे उनका भी भागीदारी एक एक बोल सकते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ से हमारे सामने आया, और इसका फायदा ही हुआ। अब हम लोग देखेंगे बच्चों की ये जो आतंकवाद है, अब दूसरी समस्या पर्यावरण, तो अब हमें समझ में आया कि पर्यावरण क्यों जरूरी है, कि हम और आप और हमारे साथ साथ जो जैविक विविधता वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब को नुकसान ना पहुंचे और सभी लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए पर्यावरण को बचाए रखना बचाए रखने के लिए स्टॉकहोम में जितनी भी परिषदें हुई और साथ ही साथ सभी लोगों में जागरूकता फैली। अब हम लोग देखेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं उसमें से दूसरी समस्या जो है, जो बहुत ही व्यापक है और बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है, वो है समस्या आतंकवाद। अब आतंकवाद क्या है? आतंकवाद, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद यह एक प्रकार की, अगर कोई व्यक्ति या अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक संगठन किसी दूसरे व्यक्ति को आर्थिक, राजनीतिक लक्ष्य बनाकर अगर नुकसान पहुंचाता है तो वो आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद सोची समझी नियोजित की गई हिंसा है। आतंकवाद वैश्विक समस्या बन गई। तो ये जो आतंकवाद है ये एक तरह से कभी भी नियोजित की गई हिंसा ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम गए और हमारा झगड़ा हो गया, हमने हिंसा कर दी, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से प्लान किया गया एक नियोजित कार्यक्रम होता है, और ये आज के दौर पर अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व इस समस्या से पीड़ित है। तो ये जो आतंकवाद है इसका अर्थ सीधे से यही है कि आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी निरपराध व्यक्ति है या जो निरपराध
सरकार है उसके सामने अपनी हिंसा करके उनके सामने अपनी मांग रखना, ये और साथ ही साथ भय और आतंक फैलाना, ये आतंकवाद कहलाता है। तो अगर हमने देखेंगे तो आतंकवाद का एग्जाम्पल हमने भारत में भी देखा है, जो वहां पर हमले हुए थे, वो सब भी एक आतंकवाद का उदाहरण ही है। अब आतंकवाद और पारस्परिक युद्ध, इसमें क्या अंतर होता है वो हमने देखेंगे बच्चों, कि जो पारंपरिक युद्ध होता है वो और आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद भी एक तरह से युद्ध है, परंतु जो पारंपरिक युद्ध होता है और आतंकवाद, इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले पारंपरिक युद्ध दो या अधिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के बीच होता है। ऐसे युद्ध में राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा का महत्व होता है, मतलब एक एम होता है कि भौगोलिक सुरक्षा की वजह से ही लड़ाइयाँ होती है। फिर तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा भौगोलिक सीमाओं से संबंधित होती है। ऐसे युद्ध में देशों की सीमाएं असुरक्षित हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए लड़ाई होती है, कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही, तो उसी तरह से ये जो पारंपरिक युद्ध है ये बहुत सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है, इसका कुछ भी निर्णय नहीं निकला। तो इसमें एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, भौगोलिक सीमाएं। परंतु आतंकवाद इससे पूर्ण तरह से भिन्न है। वो किस तरीके से हमने देखेंगे, आतंकवादी समूह विश्व के किसी भी कोने से कहीं भी हिंसात्मक गतिविधियां करवा सकता है। आतंकवादी हमले का उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं को हानि पहुंचाना नहीं होता, वह एक डर, आतंक, लोगों को परेशान करना, लोगों को हिंसा द्वारा उन्हें चोट पहुंचाना और अपनी बातें या अपनी मांगे जो कि जायज नहीं है उनको मनवाना, इस तरीके से इनका कार्यक्रम होता है। आतंकवाद का उद्देश्य देश की राज सत्ता को चुनौती देना होता है। आतंकवाद से देश की बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि हर एक देश दूसरे देशों से जुड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी देश पर हमला हुआ या किसी देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाई तो ऐसा नहीं दूसरे देश सुरक्षित है, क्योंकि वो उसका असर दूसरे देशों में भी पड़ सकता है। तो ये इस तरीके से ये आतंकवाद हर एक देश के आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से उसको नुकसान या खतरा पैदा कर सकता है। फिर हम लोग ये देखेंगे बच्चों की आतंकवाद तो पूरी देशों में और ये तीसरा है अंतरराष्ट्रीय समस्या शरणार्थी की। शरणार्थी का अर्थ होता है बच्चों की एक देश से दूसरे देश में जाकर शरण लेना, वहां पर जाकर रहना। अब शरणार्थी का अर्थ क्या होता है कि जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से अथवा जबरन अपनी मातृभूमि छोड़कर सुरक्षा अथवा सहारा पानी के दृष्टि से दूसरे देश राज्यों में जाना पड़ता है, ऐसे स्थलांतरित लोगों को शरणार्थी कहते हैं। मतलब जिनके पास असहाय हो, जो लाचार हो, जिनके पास जगह नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के समूह को शरणार्थी कहते हैं। इसे इंग्लिश में रिफ्यूजी भी कहते हैं बच्चों। और इस ऐसे व्यक्ति विशेष समूह को या गुट को जो अन्यत्र गमन करते हैं, अन्य दूसरे जगह जाते हैं, ऐसे लोगों को वह वहां पर शरणार्थी पुकारा जाता है, कहा जाता है। अब शरणार्थी होने के कारण क्या क्या होते हैं, जिस क्षेत्र में आने वाली बाढ़ या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा, किसी किस्म की महामारी का फैलना अक्सर मनुष्य को एक स्थान दूसरे छोड़कर दूसरे स्थान की ओर पलायन करने पर मजबूर कर देते हैं। घर, संपत्ति, पूंजी के साथ ही आपदाग्रस्त लोगों का निजी व्यवसाय भी उनके हाथों से छूट जाता है। मतलब शरणार्थी होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक कारण ये है कि जैसे अगर युद्ध की स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति होती है, तो अपना घर छोड़कर उनको क्या करना पड़ता है बच्चों, दूसरे जगह पे जाकर रहना पड़ता है। पूरा अपनी संपत्ति छोड़कर, घर बार छोड़कर, रिश्ते नाते छोड़कर, सबसे पहले अपनी जान की कीमत, अपने परिवार की कीमत, ये उनको सोचनी पड़ती है और दूसरे जगह पर स्थलांतरित करना पड़ता है अपने आप को। तो और दूसरा कारण क्या है, विशिष्ट धर्म और वर्ष के साथ अन्याय किया जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक कारण बनता है कि शरणार्थी होने का।
अब तीसरा कारण ये है, अगर कहीं कहीं पे भी युद्ध की स्थिति होती है, कहीं पे अगर कोई आपदा आ जाती है, सुनामी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो इस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए भी बहुत सारे लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेते हैं। तो ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है, जो दूसरे देशों के शरण में रहते हैं। उसके बाद है कि शरणार्थी का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों की, शरणार्थियों के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि पूरे विश्व में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत, ये भारत सबसे बड़ा केंद्र है शरणार्थियों के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम लोग देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी में जीव वंश के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, वह एक शरणार्थी का सशक्त उदाहरण बना। फिर उसके बाद 1971 में पूर्व पाकिस्तान की जनता के साथ धार्मिक और राजनीतिक अत्याचार होने की वजह से भी जो पूर्व पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने भारत में शरण लिया और शरणार्थी बने। और आज के समय में अगर हम लोग देखेंगे तो इराक और सीरिया का युद्ध, ये जो युद्धजनक परिस्थिति है, उसके वजह से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो शांति की खोज में, व्यवसाय की खोज में, अपने परिवार की सुरक्षा की खोज में दूसरे दूसरे तो इस तरीके से शरणार्थी का बहुत सारा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से पूरे विश्व में ही ऐसा इनका उदाहरण हम लोग देख सकते फिर है शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या भी बच्चों उसी तरह से है, जैसे अभी जिसका घर बार छूट जाए तो उसको सबको पता है कि उनके साथ बहुत बुरा ही होता है, क्योंकि हर एक चीज नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। तो सबसे पहले उनकी समस्या ही यही होती है कि हमको अपना जो देश छोड़ना पड़ रहा है, तो अगर हम देश छोड़े तो कौन से देश में शरण लेंगे जहाँ हम सुरक्षित रह सके। अब ये तो हो गया कि हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से देश में जाना है, परंतु क्वेश्चन अभी वही है, परंतु उसने अपना चेहरा बदल लिया कि अगर हम लोग कोई भी देश में जा रहे हैं तो क्या वो देश हमें अपनाएगा, क्या वो देश हमें स्वीकार करेगा। फिर तीसरा है सपरिवार सुरक्षित कैसे जाया जा सके। अभी अगर कोई भी युद्ध स्थिति है या आपदा स्थिति है, तो हम लोग किस तरीके से अपने परिवार को सुरक्षित उस जगह पे पहुंचाए जा सके, इसके लिए भी देखो बच्चों, क्योंकि बहुत सारे सोचना समझना पड़ता है कि कैसे जाया जाए, कैसे कहाँ जाए जहाँ हमारा जो परिवार है वो पूरी तरह से सुरक्षित रह पाए। फिर चौथा है प्राकृतिक आपदा, जैसे आंधी तूफान बारिश धूप। अब ये जब घर से कोई भी व्यक्ति अपने मन से निकलता है तो ये सब चीजें अच्छी लगती है, परंतु यदि कोई युद्ध स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उस तरीके से तो हर एक चीज का सामना करते हुए हमें दूसरे जगह पहुंचना होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा दुखदायक है, बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। फिर पांचवा है खाद्यान्न का अभाव। अब अपना देश छोड़कर जा रहे हैं, अपने साथ पड़ता है समस्या की बहुत शरणार्थियों की क्या क्या समस्या है। अब स्थलांतरित शरणार्थी, अगर कोई भी व्यक्ति समूह गुट या स्थलांतरित हो जाते हैं तो उसके बाद कौन कौन सी समस्याओं को झेलना पड़ता है वो हमने देखेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से अपना व्यवसाय, अपनी संपत्ति ये सब छोड़ कर आता है, तो उसे सबसे पहले अपने जीवन निर्वाह के लिए काम की तलाश करना पड़ता है, ताकि वह जो उससे अर्जित कर सके फिर वो अपने जीवन निर्वाह के लिए वो पैसे उपयोग में ला सकता है। तो सबसे पहले उसे काम की तलाश करनी पड़ती है।
फिर दूसरा वो किस तरीके से रहे, किस तरह से अपने परिवार को सुरक्षित रखे, तो उसे रहने की भी जगह खोजनी पड़ती है। फिर दूसरे देश की भाषा को अपनाना, संस्कृति, जीवन शैली, ये सब में तारतम्य मतलब मेल जोल, तालमेल किस तरीके से बिठाना है, वो भी एक समस्या है। फिर जहाँ आश्रय लिया है, क्या वह देश समाज हमें स्वीकार करेगा, इस बात की भी चिंता होती है कि कहीं आगे चल के हमें अपने अधिकारों से विमुक्त ना कर दे, अपने अधिकारों का, हमारे अधिकारों का हनन ना कर दे। तो इस तरीके से भी उनको ये सोच भी एक समस्या की तरह से ही उत्पन्न होती है। फिर अब जब शरणार्थी ये अगर किसी जगह पे जा रहे हैं, तो वह जिस देश में जा रहे हैं वहां पर भी अगर पुनर्वसन होता है, उनका जगह नहीं मिलती है और मिलती है, तो उस समय भी कौन कौन सी समस्याएं होती है वो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र पर बोझ बढ़ता है। क्योंकि अगर किसी कोई देश अगर हमारे यहाँ पर आकर हमारे देश में आकर शरण लेता है, तो यहाँ की भी जनसंख्या बढ़ने की का ही एक खतरा महसूस होने लगता है। तो देश पर बोझ बढ़ने लग जाता है, राष्ट्र पर बोझ बढ़ता है। फिर जीवनावश्यक जो भी वस्तुएं हैं, इनको क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। तो उस वजह से उसकी भी कमी होने लग जाती है। अब जब चीजों की कमी होती है तभी महंगाई भी बढ़ती है। तो उस वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय मुद्रास्फीति की भी स्थिति आ जाती है। और अब जब किसी के पास व्यवसाय नहीं है, किसी के पास खाने पीने की चीजें कम है, तो उस समय क्या होता है, वो किसी न किसी तरह से अपने परिवार को खिलाने पिलाने की सोचता है या उनको जीवन निर्वाह की सोचता है। तो अपराध की भावना भी तेजी से वृद्धि होती है और इसका स्तर भी बढ़ते जाता है। फिर चौथा है स्थानीय लोगों की नौकरी पर संकट। अगर कोई देश अगर के लोग अगर हमारे देश में आते हैं, तो वह हमारे देश में नौकरी की भी किल्लत हो जाती है, नौकरी की भी कमी हो जाती है, जिसके वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनको भी एक खतरा महसूस होने लगता है। फिर है चौथा, जहाँ आश्रय लिए क्या वह देश और समाज हमें स्वीकार करेगा, इस बात की भी सॉरी हाँ, शांति और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर देश अगर जो गुट है, जो वंश के लोग है या कोई एक समूह के लोग है, अगर वह शांत है तो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा अपने देश में। परंतु अगर वह गुट या समूह अगर ठीक नहीं है, तो उस वजह से भी शांति और व्यवस्था पे भी एक खतरा मंडराने लगता है, जो कि एक समस्या ही होती है। फिर है मानवाधिकारों के संरक्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, वो हमने देखेंगे कि ये जो सब अभी आतंकवाद हो गया, पर्यावरण हो गया, शरणार्थी हो गया, उसमें से जो भी समस्याएं झेलते हैं वो मनुष्य मुख्यतर है। तो मनुष्यों के जो अधिकार है उसे ही मानवाधिकार कहते हैं। अब ये मानवाधिकार का संरक्षण होने की वजह से क्या क्या लाभ है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो अगर मानवाधिकार के कानून बने हैं, तो उसके वजह से ये जो सारी चीजें मानवाधिकारों का हनन है पूरी तरह से कम हो जाएगा, जिसके वजह से अन्याय, शोषण और हिंसात्मक जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सभी लोग सुरक्षा पूर्वक अपना विकास कर सकेंगे। अगर हमें पता है कि ऐसे कानून है, नियम कानून है, तो दूसरे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए भी सोचेंगे और हम अत्याचार सहने से के लिए भी मजबूत हो जाएंगे कि नहीं, अगर हम पर कोई अत्याचार करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। तो हम अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर पाएंगे। आतंकवाद का निर्मूलन हो जाने पर किसी को भी शरणार्थी नहीं होना पड़ेगा। अगर ये आतंकवाद खत्म होता है नियम कानून के तहत, तो बहुत अच्छी बात होगी बच्चों। क्योंकि अगर अगर यही आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो युद्ध की स्थिति खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे अगर पर्यावरण का भी नुकसान होना खत्म हो रहा है, तो किसी भी देश के लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे के देश में शरण लेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनको बहुत सारी समस्याओं को भी झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और असुरक्षा की भावना दूर हो जाएगी। हर एक देश अपने आप को सुरक्षित और हर एक देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन, आतंकवाद का निर्मूलन, शरणार्थियों का निराकरण आदि समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों के बीच में सहयोग, पारस्परिक सहयोग बढ़ना चाहिए। अब ये जो मानवाधिकार, अगर हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में उनको आदर करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक
एक स्तर से बढ़कर दूसरे स्तर पर बढ़ेगा और इसका स्तर बढ़ते बढ़ते अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी जा सकता है। तो अगर यह अंतरराष्ट्रीय पारस्परिक सहयोग, प्यार, आदर, सम्मान अगर ये हर एक देश दूसरे देश का करेगा तो धीरे धीरे हमारे जो बीच में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, मानवाधिकार का संरक्षण हो गया, शरणार्थियों का निराकरण, ये सब समस्या आपो-आप धीरे-धीरे सुलझती हुई नजर आएंगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों की हमें जागरूक रहना है कि हमें जो भी समस्याएं हैं उनको किस तरीके से निराकरण करना है, ना कि उसको किस तरीके से बढ़ाना है। तो ये सोचने समझने की बहुत ज्यादा आज विश्व में जरूरत है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। बच्चों अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शरणार्थी होने के कारण कौन कौन से हैं? शरणार्थी होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे अभी अगर हम देखेंगे तो कि जैसे अभी कोई भी एक विशिष्ट वंश के लोग हैं, वो अगर अत्याचार कर रहे हैं या युद्ध की स्थिति हो गई या आपदा, किसी देश में बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तो उस वजह से सभी लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग अपने आप को और अपने परिवारों की रक्षा करें। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, स्थलांतरित करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो यही एक कारण है कि आपदा हो गया और युद्ध हो गया, तो इस तरीके से कारण बनता है शरणार्थियों का दूसरे देशों में शरण लेने का। पढ़ी आज आतंकवाद, मानवाधिकार, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा, पर्यावरणीय हाश मतलब उसका नुकसान किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है। शरणार्थियों की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या की एक मुख्य समस्या है वह भी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से उसके क्या क्या कारण है, किस तरीके से बचा जा सकता है, किस कौन कौन सी समस्या उन्हें फेस करने पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पाठ पूरी तरह से अध्ययन किया। धन्यवाद।